Assalamu alaikum. Today's lecture is related to median. This is part 2 of the lecture median. In part 1 we have studied कि हम median किस तरह calculate कर सकते हैं for simple series, for group frequency distribution and for simple frequency distribution. For group frequency distribution आज के lecture में हम उसके लिए एक second method हम देखेंगे कि हमने formula से तो पढ़ा कि हम formula से किस तरह ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर डाटा हमारे पास हो तो हम उसका किस तरह से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। अब हम उसी से रिलेटेड हम एक सेकेंड मेथड भी देखेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और फिर हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन भी स्टडी करेंगे कि जिस तरह हमने मीन पढ़ा उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, उसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। और अगर हम मीडियन को भी उनसे कंपेयर करें और हम देखें कि किस तरह के हमारे पास मीडियन के क्या हमारे पास एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम मीडियन को भी अच्छी तरह से जो है उसके साथ कंपेयर करके मीन के साथ हम उनका भी कंपैरिजन एक कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेकेंड मेथड फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। So basically, this is the value of the variable corresponding to the cumulative frequency n by 2. जिस तरह हम n by 2 यानी n हमें टोटल ऑब्जर्वेशन जो दी होंगी या टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास कैपिटल n होती है। टोटल फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वो कैपिटल n की इक्वल होगी। तो जब हम n बाई 2 करेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल से उसे कंपेयर करेंगे कि n बाई 2 की जो वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में के कॉलम में वो किधर लाई कर रही है, तो उससे जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वो हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू बताएगी। और बेसिकली हम यूज़ इसको करेंगे लेकिन एक सिंपल इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू इसको यूज़ करेंगे कि n बाई 2 से हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वो हमें बता रही है कि हमारे पास जो मीडियन है वो क्या है। तो उसको वो मीडियन निकालने के लिए आपको इंटरपोलेशन मेथड जो होता है वो यूज़ करना पड़ेगा। इंटरपोलेशन मेथड क्या है कि आपके पास कोई सी भी दो वैल्यूज़ गिवन होंगी लेकिन वो दो वैल्यूज़ नहीं होंगी आपके पास मीडियन की, बल्कि उनके सेंटर में कहीं आपके पास मीडियन की वैल्यू लाई करी होगी। तो आप उन दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप जो सेंट्रल वैल्यू जो कि मीडियन की वैल्यू है जो कि आपको रिक्वायर्ड आपका आंसर है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको इंटरपोलेशन भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये सेकंड मेथड भी मीडियन कैलकुलेट करने का आपको क्लियर हो जाएगा। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन एंड द मीडियन क्लास ऑफ द डाटा गिवन बिलो। आपको क्लास बाउंड्रीज गिवन है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड सो ऑन। और इसी तरह उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है 4, 11, 19, 14, 0 एंड 2। अब सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्लास बाउंड्रीज आपको गिवन है, आप फर्स्ट कॉलम उसका बनाएंगे, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी गिवन है आप उसका बनाएंगे एंड थर्ड कॉलम उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है आप उसका बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको काफ़ी दफ़ा फ्रीक्वेंटली आपको ये हमने देखा है तो हम आपको बता चुकी हूँ कि कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको तो हम एज इट इज़ इसी तरह लिख देते हैं जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। 0 थी तो हमने इसी तरह एज इट इज़ उसको ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इज़ 4, 4 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 4। इसलिए सेकेंड वैल्यू भी सेम ही बन रही है, बट नेक्स्ट वैल्यू आप 4 में 11 प्लस करेंगे विच इज़ इक्वल टू 15। नेक्स्ट 15 में आप 19 प्लस करेंगे तो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 34। 34 प्लस 14 इज इक्वल टू 48 एंड 48 प्लस 0 इज इक्वल टू 48 एंड 48 प्लस 2 विल गिव फाइनली 50 विच इज टोटल फ्रीक्वेंसी एंड विच इज कैपिटल एन। अब क्योंकि आपने कैपिटल n बाई 2 के जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो आपको क्लास बाउंड्री बताएगी, तो यानी आप सबसे पहले n बाई 2 आपके पास सेकंड स्टेप ये है कि आप n बाई 2 कैलकुलेट करेंगे। आपने टेबल बना लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास n आ गई। अब आप उसके बाद n बाई 2 कैलकुलेट करेंगे। n इज इक्वल टू 50, सो n बाई 2 इज इक्वल टू 25 क्योंकि 50 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव 25। तो अब जो 25 है वो आप देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 किस जगह पर लाई कर है। 25 जो आपके पास अगर आप
क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपने देखना है, आप इसको फ्रिक्वेंसी से कंपेयर नहीं करेंगे, आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से इसको कंपेयर करेंगे। सो n/2 आपके पास 15 और 34 के दरमियान कहीं लाई करेगा आपके पास 25, राइट, क्योंकि 15 से पहले 4 है, 34 के बाद 48 है। सो 15 एंड 34 के दरमियान में कहीं आपके पास 25 आएगा, जो कि आपका n/2 की आंसर आया। सो इस n/2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी, जो कि हमें पता नहीं है, वो हमारे पास मीडियन कहलाएगी, जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी 15 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास बाउंड्री है वो 35 है, और जो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 34 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 45। सो 35 और 45 के दरमियान कहीं मीडियन लाई करेगा। जिस तरह यहाँ पर 15 एंड 34 के दरमियान 25 होगा, ये तो हमें पता है, इसी तरह उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 35 और 45 के दरमियान कहीं मीडियन लाई करेगा। सो हमें ये जो मीडियन अननोन वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करनी है, और ये हम इंटरपोलेशन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। सो आइए नेक्स्ट इसके स्टेप देखते हैं। सो आपने n/2 इज इक्वल टू 25 आपने कर लिया, आपने टेबल, अब आप इसकी एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि आपने वो टेबल में उसको निशानदेही भी कर दी कि मीडियन यहाँ पर लाई करना चाहिए, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह दे सकते हैं। सिंस 25 लाइज बिटवीन द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 15 एंड 34, जिस तरह मैंने टेबल को देकर अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसी बात को ये वर्ड्स में एक्सप्लेन करी है ये लाइन्स, कि 25 जो है आपके पास 15 एंड 34 के दरमियान कहीं लाई कर है। So the corresponding value of the variable, that is median, must lie in the interval between 35 and 45. So जो आपके पास मीडियन की भी वैल्यू होगी वो इसी इंटरवल 35 एंड 45 के सेंटर में कहीं लाई करेगी। सो द मीडियन क्लास हमें जो होगी, जहाँ पर मीडियन लाई कर है 35 एंड 45 के दरमियान, सो आपकी मीडियन क्लास वही होगी। अब आप सिंपल इंटरपोलेशन रूल जो है अप्लाई करके मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम ये जो टेबल है, जैसे क्लास बाउंड्रीज हमने जैसे हमें गिवन थी 15 टू 25, 25 टू 35, लेकिन हमने उन्हें सेपरेटली लिखा है। लेकिन जब हम फॉर्मूला वाला हमने फर्स्ट मेथड देखा था मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम उनको रेंज की फॉर्म में ही लिख रहे थे। 15 टू 25 पहली आपकी बाउंड्री आती थी, फिर 25 टू 35। लेकिन इस सेकेंड मेथड के केस में हमने जो क्लास बाउंड्रीज लिखी हैं वो हमने सिंगल सिंगल करके लिखी है, यानी 15 से स्टार्ट हो रही थी और 75 पर एंड हो रही थी, तो हमने उन्हें सेपरेट सेपरेट करके लिखा है। और इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की वैल्यू है उसकी हमने 0 लिखी है, क्योंकि वो 15 जो है उससे स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि 15 को हमने अलहदा सेपरेट किया है। वैसे जब हम लिखते हैं तो वो 15 टू 25 एक ही रेंज आती है, लेकिन इसमें हमने सेपरेट आउट करके लिखा है। सो ये भी डिफरेंट चीज़ है, जो फर्स्ट मैथड है उससे डिफरेंट है कि हमने क्लास बाउंड्रीज को इस तरह मैंशन किया। ओके, सो हम ये तो हम पूरा देख चुके हैं कि किस तरह आया। अब इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन किस तरह बनेगी। सबसे पहले अगर हम ये वाली साइड देखें तो हम इस तरह लिखते हैं कि हमारे पास जो हमने n/2 की वैल्यू होगी, हम उसमें से माइनस करेंगे जो अपर वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, यानी 25 माइनस 15, ये आपके पास एक टर्म बन गई, डिवाइडेड बाय जो आपके पास दोनों टर्म जो आपको नोन है 34 और 15, उनको माइनस करेंगे। यानी जो ऊपर वाला टर्म थी वो आपने जो n/2 की वैल्यू आई है उसमें से माइनस किया है अपर वैल्यू को, और फिर डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है, आप ये जो दो वैल्यूज 34 और 15 है इनको माइनस करके लिख देंगे। सो आपके पास राइट हैंड साइड बन गई है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड भी इसी तरह बनाएंगे। इधर हमने क्या किया है कि जो n/2 की वैल्यू थी, सेंट्रल वैल्यू जो थी उसको माइनस किया अपर वैल्यू से। सो अब इधर भी हम यही करेंगे, जो सेंट्रल वैल्यू है उसको माइनस करेंगे अपर वैल्यू से, यानी मीडियन माइनस 35। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर हम इसी तरह फाइंड करेंगे। इसमें हमने क्या किया है कि जो हमें वैल्यूज़ ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की गिवन है 34 और 15, हम उन दोनों को माइनस किया था। सो इस इधर भी लेफ्ट हैंड साइड के केस में भी हम 45 माइनस 35 करेंगे डिनोमिनेटर में। सो ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई है, जिसे हमने सिंपल इंटरपोलेशन मेथड, ये जिस तरह हम कर रहे हैं कि सेंट्रल वैल्यू को माइनस करें अपर वैल्यू से, तो ये इंटरपोलेशन मेथड है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, तो हम सेंट्रल वैल्यू जो है उन दो वैल्यूज़ की मदद से, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू की मदद से, हम द सेंट्रल वैल्यू जो है हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये इंटरपोलेशन मेथड है। फर्दर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह करेंगे? मीडियन माइनस 35, क्योंकि ये तो माइनस नहीं हो सकते जब तक हमें, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10, 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10, 34 माइनस 15 इज इक्वल टू 19। सो इसके बाद स्टेप क्या है? आप 10 डिवाइडेड बाय 19 करेंगे। सो आपके पास 0.5263 आ जाएगा। अब जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर 10 है, जब आप उसे राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई होने के बाद वो आपको 5.263 आपको आंसर आ जाएगा। अब जो आपके पास 35 लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है, जब आप उसे राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो वो ऐड हो जाएगा। अब आप इस वैल्यू को जो है, ऊपर वाला सारा सेम है जो हमने अभी देखा है, माइनस 35 को आप ऐड करेंगे प्लस 35, तो 5.263 प्लस 35 इज इक्वल टू 40.263। तो आपके पास जो आपने मीडियन कैलकुलेट किया है विद सेकेंड मैथड ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन आपने कैलकुलेट किया है 40.263। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास एक क्वेश्चन है जो मीडियन से ही रिलेटेड है और आपने मीडियन ही कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें जो गिवन क्लास बाउंड्रीज हैं उनको अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो किस तरह डिफरेंट है कि उनमें जैसे फर्स्ट वैल्यू है लेस देन 100, उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि 100 से पीछे उनकी वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। उन्होंने लेस देन 100 मेंशन किया है, देन 100 टू 20 बाउंड्री है, देन 200 टू 300 एंड देन 300 टू 400, बट लास्ट वैल्यू फिर से उन्होंने 400 एंड अबव। अब अबव कितना? 500, 600, 650, 750, 725, वो उन्होंने मेंशन नहीं किया। सो इस तरह के केस में आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं विद सेकेंड मेथड, वो भी हम देखेंगे। और डिफरेंट आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 40, 89, 148, 64 एंड 39, और उनको टोटल फ्रीक्वेंसी भी उन्होंने खुद ही बताई हुई है कि टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 380। सो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि हम किस तरह सेकेंड मेथड के थ्रू इससे मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, जब आपके पास डाटा इस तरह का हो कि रेंजेस जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो सेम ना हो, कि उसमें आपके पास इस केस में आपको बाउंड्री डिफाइन नहीं है, इस केस में भी आपको प्रॉपर बाउंड्री डिफाइन नहीं है, तो इस केस में आप किस तरह सेकेंड मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो आप क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का आपने कॉलम बनाना है। सो क्लास बाउंड्री, क्योंकि 100 हमें लेस देन 100 या 100 ही हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, हमें पिछली वैल्यू से पहली वैल्यू जो है हमें नहीं पता। सो हम 100 लिखेंगे, 200 लिखेंगे, 300 एंड 400, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू वो है 400 एंड अबव। सो अबव वैल्यू भी हमें नहीं पता, लेकिन कोई वैल्यू रेंज ज़रूर है। सो हम इसको डॉटेड लाइन से शो करें कि ये हमें अननोन है, ये हमें पता नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड कॉलम जो है वो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। अब हम इससे जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। सो जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 40, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में भी हम फर्स्ट वैल्यू 40 लिख देंगे। अब नेक्स्ट जिस तरह हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 89, सो हम 40 प्लस 89 करके विच इज़ इक्वल टू 129 हम सेकंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 148 है। 148 प्लस 129 इज इक्वल टू 277। उसके बाद इसी तरह हमें जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हमारे पास 64 है। सो 277 प्लस 64 इज इक्वल टू 349 एंड 341 सॉरी, एंड 341 प्लस 39 इज इक्वल टू 380, जो कि हमें टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। इसका मतलब है कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक कैलकुलेट की है। सो फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते थे, मैंने नहीं किया। अगर आप अपनी आसानी के लिए करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी, क्वेश्चन को देखकर सिर्फ आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप n/2 फाइंड करेंगे। n इज इक्वल टू 380, सो 380 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 190। अब आपने 190 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी मीडियन की, आपने वो कैलकुलेट करनी है, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, सो आप इसको टेबल में मेंशन कर देंगे कि आपके पास n/2 कहाँ पर लाई कर रहा है, यानी 190 आपके पास किधर एग्जिस्ट कर रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। सो 129 और 277 के दरमियान 190 कहीं होगा, राइट। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास बाउंड्री होगी वो हमारा मीडियन कहलाएगी, यानी 200 और 300 के सेंट्रल वैल्यू जो होगी वो आपके पास मीडियन कहलाएगी। सो आपने टेबल में इसको मैंशन कर दिया। नेक्स्ट अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे।
तो इक्वेशन बनाने के लिए आप उसी तरह का रूल, अगर आप लेफ्ट राइट हैंड साइड को सबसे पहले देखें, सो आप सेंट्रल वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है n/2 की, विच इज इक्वल टू 190, उसमें से जो अपर वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, यानी 190 माइनस 129। उसके बाद डिनोमिनेटर में आपने क्या लिखना है, जो ये दो वैल्यूज आपको गिवन है आप इनको माइनस करेंगे, 277 माइनस 129। इसी तरह अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर चले जाएं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप सेंट्रल वैल्यू को माइनस करेंगे अपर वैल्यू से, यानी मीडियन माइनस 200, और इसके बाद डिनोमिनेटर में आप इन दो वैल्यूज 300 और 200 को माइनस करेंगे। सो आपने इंटरपोलेशन रूल को फॉलो करते हुए आपने ये इक्वेशन बना ली है। अब आप इस इक्वेशन को जो है फर्दर सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस साइड का डिनोमिनेटर सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों साइड को माइनस करके इनका आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह अब 100 लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड हो रहा है, जब आप उसे इस साइड पर लेकर आएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन टर्म को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद डिवाइड कर दें 148 से, सो आपके पास 41.21 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपने माइनस 200 हो रहा है, तो जब आप उसे राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो वो प्लस 200 होगा। 200 प्लस 41.21 इज इक्वल टू 241.21 विच इज इक्वल टू मीडियन विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो ये हमने ये देखा कि हम सेकेंड इंटरपोलेशन मेथड से अगर आपको x की वैल्यूज़ में क्लास बाउंड्रीज में अगर अपर वैल्यू और बिल्कुल जो स्टार्ट वाली वैल्यू है और बिल्कुल जो नीचे वाली वैल्यू है वो ना भी गिवन हो, तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह दरमियान वाली सेंट्रल वैल्यू, क्योंकि मीडियन का जो लिंक है वो सेंट्रल वैल्यू, वो बिल्कुल सेंटर में वैल्यू आती है। सो इसलिए जो अगर आपको एक्सट्रीम जो लिमिट्स हैं वो अगर ना भी दी जाएं, जैसे इस क्वेश्चन के केस में लेस देन 100 मेंशन था और लास्ट वैल्यू अबव 400 एंड अबव मेंशन था, सो अगर इस तरह का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो वो भी आप इस तरह से सेकेंड मेथड को यूज़ करते हुए मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो मीडियन के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपके पास जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सेम ही आपको रेंज यानी वर्थ सेम रहती है, इस तरह का आपके क्वेश्चन नहीं था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है यू आर गिवन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको अगर आप देखें तो ये फ्रीक्वेंसी में आपको अननोन दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है। इट इज़ नोन दैट द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 1000। उन्होंने कहा है आपको ये दो वैल्यूज़ तो नहीं पता, लेकिन अगर इन दो वैल्यूज़ को भी मिलाकर ये जो जितनी भी हैं इन सबको प्लस करें तो वो हमारे पास 1000 आता है, और जिसमें ये भी दो वैल्यूज़ शामिल हैं। ठीक है, यानी ये टोटल जितनी भी आपके पास फ्रीक्वेंसी हैं इन सबको हम ऐड करें तो हमारे पास 1000 आएगा। एंड दैट द मीडियन इज़ 413.11। मीडियन उन्होंने खुद ही बता दिया। आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो 4th एंड 6th जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको गिवन नहीं है, आपने वो कैलकुलेट करनी है। सो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी 1000 गिवन है, आपको मीडियन 413.11 गिवन है, और आपने ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं आपने ये कैलकुलेट करनी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो आप लेट करें कि जो अननोन फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आप कोई नाम दे दें। सो जो अननोन फ्रीक्वेंसीज हैं आपने उसे कह दिया कि जो 375 से 400 की जो क्लास बाउंड्री थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपने लेट कर ली वो ए के इक्वल है, और जो 425 से 450 के दरमियान कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो बी है, यानी आपने उनको ए और बी का नाम दे दिया। उसके बाद अब आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 1000 है, यानी अगर आपको जितनी भी फ्रीक्वेंसीज गिवन है अगर आप उन सबको ऐड करें तो आप वो आपको 1000 देना चाहिए। सो आपको जितनी भी फ्रीक्वेंसी गिवन थी 5, 17, 80, फोर्थ आपको नहीं गिवन थी, आप उसको भी ऐड करके उसका जो आपने लेट की है नाम उसका ए आपने वो लिख दिया। उसके बाद फिफ्थ फ्रीक्वेंसी 326, सिक्स फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन नहीं है, अब आपने जो उसका नाम लेट किया है बी अब आप यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद 88 एंड देन 9, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सब इनको प्लस करके जो आंसर आएगा वो 1000 के इक्वल है, ये आपको गिवन है। अब आप क्या कर सकते हैं, ए एंड बी तो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन उसके अलावा आप तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर सकते हैं। 5 प्लस 17 प्लस 80 प्लस 326 प्लस 88 प्लस 9 विल गिव 525। सो अगर आप जो 525 जब आप उसे राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर जाके वो 1000 से माइनस हो जाएगा। सो 1000 माइनस 525 इज इक्वल टू 475, यानी ए प्लस बी का आपके पास जो आंसर आ गया है जो वो है 475 के इक्वल है वो। सो उसके बाद अगेन सिंस द गिवन वैल्यू ऑफ मीडियन इज 413.11, जैसे हमें इस क्वेश्चन के केस में मीडियन हमें गिवन है, मीडियन हमें कैलकुलेट नहीं करना, वो उन्होंने खुद ही गिवन है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है जो कि ए एंड बी जिनको हमने लेट किया।
सो वो जो 413.11 मीडियन है वो आपके पास कहाँ पर लाई कर रहा है, अगर आप उसे देखेंगे तो वो इंटरवल जो 400 टू 425 के दरमियान कहीं लाई करेगा, क्योंकि 413 कहाँ पर आएगा, 413 400 और 425 के दरमियान ही कहीं लाई करेगा, 400 एंड 425 के दरमियान वैल्यू आएगी। सो जो मीडियन क्लास होगी वो आपके पास 400 एंड 425 आपके पास मीडियन क्लास है, यानी जिस क्लास में आपके पास, जिस बाउंड्री में आपके पास मीडियन एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम मीडियन क्लास कहेंगे। सो इस क्वेश्चन के केस में जो मीडियन क्लास है वो 400 टू 425 है। नेक्स्ट अब हमने टेबल ड्रॉ करना है जिसमें फर्स्ट कॉलम हमें क्लास बाउंड्रीज जो गिवन है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है हम उसे लिखेंगे, एंड लास्ट जो थर्ड कॉलम जो हम ऐड करेंगे, जो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। सो इस क्वेश्चन के केस में इस क्वेश्चन को हम जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को कैलकुलेट करने के लिए मीडियन को, हम फर्स्ट मेथड को यानी फार्मूला मेथड जो है उसको यूज़ करेंगे। इसलिए हमने जो बाउंड्रीज है उनको एज इट इज़ लिखा है हमने, जैसे सेकंड मेथड के केस में किया है कि हमने उसको अलग-अलग मेंशन किया है, अपर वैल्यू और लोअर लिमिट, अपर और लोअर लिमिट को उस तरह नहीं करेंगे बल्कि इन्हें इंटरवल और रेंज की फॉर्म में ही मेंशन करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 जो फर्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो एज इट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वैल्यू बन जाएगी, एंड नेक्स्ट अब आप 5 + 17 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 22, तो आपके पास ये सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ। उसके बाद 22 + 80 इज इक्वल टू 102, एंड उसके बाद अब आपने 102 में a ऐड करना है। अब a क्योंकि आपके पास वैल्यू गिवन नहीं है, सो आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं 102 + a। अगर आपको गिवन होती तो आप 102 में वो वैल्यू आप उसे ऐड कर सकते थे, क्योंकि आपने यही मिसिंग वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, सो आप 102 में इसको ऐड करके लिख देंगे, यानी वो टर्म बन जाएगी 102 + a। नेक्स्ट अब आपने 102 + a में जो नेक्स्ट वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की यानी कि 326 आपने उसको ऐड करना। सो 326 + 102 इज इक्वल टू 428। सो आप 428 लिख देंगे, लेकिन प्लस a को आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अननोन वैल्यू है, तो वो प्लस a इसी तरह रहेगा। नेक्स्ट अब 428 + a तो आप कैलकुलेट कर चुके थे, अब क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी की है वो भी अननोन है, वो भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है और वो b है, तो अब आप b को भी एज इट इज प्लस करके उसको मेंशन कर लेंगे। तो जो आपके पास अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आएगी 428 + a + b। उसके बाद नेक्स्ट अब आपने लास्ट टू जो हैं उनकी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 428 में 88 प्लस करेंगे तो वो 516 आ जाएगा, और जो प्लस a एंड प्लस b था वो टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। इसी तरह 516 + 9 में 525 एज इट इज़ प्लस करके आप उनको 516 + 9 को 525 आ जाएगा, और प्लस a एंड b आप इसी तरह लिखा रहने देंगे क्योंकि वो आपके पास अननोन वैल्यूज़ हैं। उसके बाद क्योंकि अब आपको पता है कि 413.11 इज योर मीडियन, तो अब आपको पता है कि ये वाली जो 400 टू 425 है ये आपके पास मीडियन क्लास है। सो अब आप पहला जो आपके पास फर्स्ट मेथड आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ा था मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, उसको आप रिकॉल करें तो उसमें आपको रिक्वायर्ड मीडियन क्लास से अगर आप देखें तो आपको L1 रिक्वायर्ड होता है जो कि लोअर लिमिट होती है आपके पास मीडियन क्लास की। सो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है इस क्वेश्चन के केस में वो 400 है, यानी L1 इज इक्वल टू 400, और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास की वो आपके पास इक्वल टू होती है FM के, यानी इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 326 है, तो वो इक्वल है हमारे पास FM के, यानी FM की वैल्यू जो है वो 326 है। इसी तरह जो कैपिटल F की वैल्यू होती है वो आपके पास मीडियन क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी मीडियन क्लास से जो ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो अब हमारे पास कैपिटल F की वैल्यू होगी। सो इस क्वेश्चन के केस में कैपिटल F क्या है, 102 + a। सब हमें, और C हमारे पास क्या होता था, C हमारे पास क्लास विड्थ या क्लास बाउंड्री की जो डिफरेंस है, जैसे कि 425 - 400 करेंगे तो आपके पास 25 आएगा, तो 25 इज इक्वल टू C। सो अब आपको सारी वैल्यूज़ का पता चल गया, तो अब आप इनको डायरेक्ट फार्मूला जो है उसमें पुट करके आप अननोन वैल्यूज़ जो हैं उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो आप फॉर्मूला जो है वो लिख लेंगे मीडियन का। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस एफ ओवर एफ एम मल्टीप्लाई बाय सी। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं मीडियन आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं, L1, FM, F और C, और N आपके पास 1000 है। उसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 500 की इक्वल आएगा, यानी n/2 की जो वैल्यू है वो 500 है। इसी तरह आप सब वैल्यूज़ को आप फॉर्मूला में पुट करने के बाद अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस टर्म को आप सॉल्व कर सकते हैं, n/2 माइनस एफ 500 माइनस साइन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस अंदर जो ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज़ हैं उनके साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा। जब वो 102 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 102 बन जाएगा माइनस 102। इसी तरह माइनस जब प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस ए। नेक्स्ट अब आप इसी टर्म को सॉल्व करते हुए 500 माइनस 102 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 398 माइनस ए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब ये अननोन वैल्यू है, माइनस से 398 में से आप ए माइनस नहीं कर सकते, ये वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी। सो अब आप जो 400 है उसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप उसे लेकर जाएंगे तो वो वैल्यू आपके पास 413.11 माइनस 400 बन जाएगी। सो इसको माइनस करने के बाद इसका आंसर आएगा 13.11। 13.11 को आप 25 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पर वो वैल्यू 25 जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह 326 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आप इस टर्म को जो है सॉल्व कर सकते हैं, 13.11 मल्टीप्लाई बाय 326 एंड देन डिवाइडेड बाय 25, तो आपके पास 170.9544 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास जो राइट हैंड साइड पर है वो आपके पास वैल्यू है 398 माइनस ए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप ए को लेकर जा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और 170.9544 वो आपके पास जब राइट हैंड साइड पर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा और ए जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 227। अब नेक्स्ट आपको एक जो आपको फोर्थ जो आपके पास अननोन फ्रीक्वेंसी थी वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको जो सेकेंड यानी जो बी की वैल्यू थी अब आपने वो फाइंड आउट करनी है। सो आपने ये इक्वेशन एक बनाई थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 475। तो इसमें अब आप a की वैल्यू पुट करेंगे, a जो कि आप अभी कैलकुलेट किया है 227.04। उसके बाद आप उसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, 475 से माइनस होगा तो आपके पास b जो है वो आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 247.96, और अप्रोक्सीमेटली आप उसे कह सकते हैं कि वो 248, b की वैल्यू जो है वो 248 के इज इक्वल है। सो इस तरह इस मेथड के थ्रू अगर आपको मीडियन गिवन हो, टोटल फ्रिक्वेंसी गिवन हो, और अगर आपको कुछ अननोन फ्रिक्वेंसीज गिवन है और आपको उनकी वैल्यू नहीं पता तो आप उन अननोन फ्रिक्वेंसीज की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Okay, now we will see what are the advantages of median. Median is not difficult to understand, although it is not so popular as the arithmetic mean. यानी हमारे पास जो मीडियन है उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन वो इतना पॉपुलर या इतना यूजेबल नहीं है जिस तरह हम अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते हैं। यानी हम मीन्स में हम अर्थमेटिक मीन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अगर हम मीडियन को मीन से कंपेयर करें तो ये अर्थमेटिक मीन की निस्बत इतना फेमस या इतना पॉपुलर नहीं है, या इतना रैंडमली, इतना जनरली ये आम तौर पे यूज़ नहीं होता। It is easy to calculate even when all the observations are not known. Median can be calculated provided the general location of all observations and values near the middle are available. जिस तरह हमने इसी लेक्चर से में कुछ क्वेश्चन देखे हैं जिसमें आपको सारी आपको क्लास बाउंड्रीज नहीं भी गिवन थी, जैसे एक क्वेश्चन में लेस देन 100 और उसकी जो लास्ट वैल्यू थी वो 400 एंड अबव, यानी वो रेंज फुल मेंशन भी नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी मीडियन कैलकुलेट कर लिया। तो वो यही यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अगर सारी ऑब्जर्वेशंस ना भी गिवन हो तो फिर भी मीडियन जो है उसे कैलकुलेट किया जा सकता है, सिर्फ अगर उनकी प्रॉपरली लोकेशन और नियर वैल्यूज़ जो हैं, मिडल के करीब जो वैल्यूज़ हैं वो अगर अवेलेबल हो, तो अगर अपर और लोअर लिमिट की जो वैल्यूज़ हैं वो ना भी हों, अगर मोस्ट जो ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो ना भी गिवन हो, तो फिर भी आप अगर मिडल वैल्यूज़ के साथ आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मीडियन जो है वो मिडल में ही लाई कर है।
Median can also be calculated without difficulty from grouped frequency distribution with classes of unequal width or with open end classes. जो मैं एग्जांपल जिस क्वेश्चन की बात करी थी ये उससे रिलेटेड ही है कि अगर आपकी ओपन एंड क्लास है, जैसे मेंशन नहीं था कि लेस देन 100 यानी वो 0 से 100 है या वो 10 से 100 है या 20 से 100 है, तो वो ओपन एंड क्लासेस होती हैं। और अनइक्वल विड्थ यानी अगर पहली आपके पास क्लास बाउंड्री 100 टू 150 है, सेकंड 150 टू 250 है, यानी फर्स्ट क्लास बाउंड्री की जो विड्थ है वो 50 है, सेकंड की 100 हो गई है, फिर 100 है, देन 200 है। यानी अनइक्वल विड्थ के साथ अगर कोई ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी भी आप मीडियन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। Median is applicable to qualitative data in psychological and social studies where numerical measurements may not be available, but it is possible to rank the objects in some order. यानी आपके पास हम मीडियन उन भी डाटा का निकाल सकते हैं जिस कोई मतलब डिजिट में वैल्यू ना भी हो, जैसे 1 टू 100 200 1000 2000 2001 2002। अगर डिजिट में वैल्यू ना भी हो बल्कि कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में कोई वैल्यू हो, क्वालिटेटिव डाटा हो, क्वांटिटेटिव डाटा ना हो, तो फिर भी आप मीडियन को यूज़ करके आप बता सकते हैं कि इसमें जो आपके पास जो मिडल वैल्यू है वो कौन सी होगी, या जो एवरेज वैल्यू आप मीडियन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह के डाटा में जिसमें आपके पास क्वालिटेटिव डाटा हो, मीडियन उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। Next, we are going to see disadvantages of median. First disadvantage is for the calculation of median, the data must be arranged. आपका डाटा जो है वो जैसे सिंपल सीरीज होती है तो उसमें आपका डाटा जो है वो एक ऑर्डर में होना चाहिए, वरना आप सही तरह मीडियन जो है उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अनलाइक AM or GM यानी arithmetic mean और geometric mean, it cannot be treated algebraically. Given the median of several groups of observation, median of the composite group cannot be determined. जिस तरह आप arithmetic और geometric mean को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका कंबाइंड या कंपोजिट आप निकाल सकते हैं, आप इसका कंपोजिट नहीं निकाल सकते। यानी अगर आपको 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा हैं, अगर डाटा 1 का मीडियन, डाटा 2, डाटा 3 तीनों का मीडियन गिवन है, तो अब आप इनका कंबाइंड या कंपोजिट मीडियन नहीं कैलकुलेट कर सके। इफ इज डिजायर्ड टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू लार्ज और स्मॉल वैल्यूज, मीडियन इज अनसूटेबल। जैसे अगर आप किसी एक वैल्यू को बताना चाह रहे हैं कि लार्ज वैल्यूज जो है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो या स्मॉलर वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो, तो इस केस में मीडियन जो है वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये किसी भी इस तरह की वैल्यू को या तो कोई स्मॉल वैल्यू है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा, या लार्ज वैल्यू है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। इसलिए ये इस तरह की सिचुएशन के लिए मीडियन जो है वो अनसूटेबल है। द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन सिंपल इंटरपोलेशन which assumes that the observation in the median class are uniformly distributed, but in reality this may not be true. जैसे हमने सेकंड मेथड ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि उसमें मीडियन हम सिंपल इंटरपोलेशन के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें ये आपके पास एज्यूम किया जाता है कि ऑब्जर्वेशंस जो है मीडियन क्लास की वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो डाटा आपको गिवन हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या उसका जो है जो उनकी वैल्यूज़ हैं ऑब्जर्वेशंस की वो आपके पास सेम हो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि वो ऑलमोस्ट सेम हो या उनमें जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल कंडीशंस में ये फुलफिल हो। Median is affected more by sampling fluctuations than the arithmetic mean and is therefore less reliable. अगर ऑब्जर्वेशन या सैम्पल वैल्यूज़ या डाटा जो है आपके पास फ्लक्चुएट करता है तो आपके पास ये अर्थमेटिक मीन से ज़्यादा जो है इसमें वैल्यूज़ में या उसके आंसर में, मीडियन के आंसर में फ़र्क आएगा। जैसे अर्थमेटिक मीन में इतनी इफेक्टिवनेस नहीं आती कि आपके पास अगर ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो रही हैं थोड़ी बहुत, तो अर्थमेटिक मीन का आंसर वही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। लेकिन मीडियन के केस में आपके पास जो अगर वैल्यू थोड़ी सी भी चेंज होती है, ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी सी भी उनमें फ्लक्चुएशन आती है, तो मीडियन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए ये जो इसकी वैल्यू है वो लेस रिलायबल है, यानी आप उस पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं कर सकते, ज़्यादा डिपेंडेंसी शो नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो मीडियन ओवरऑल सारा का सारा जो है आपके पास वो चेंज हो जाएगा। सो ये हमारे जो हैं डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे। आपका लेक्चर जो है वो यहीं तक था, जिसमें हमने इस लेक्चर में मीडियन पार्ट 2 के जो लेक्चर था हमने उसमें सेकंड मेथड देखा कि मीडियन को हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके डिफरेंट एग्जांपल देखी
कि अगर मीडियन गिवन हो फिर आप मिस फ्रिक्वेंसीज जो हैं उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला मेथड के थ्रू। इसके अलावा हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे, जिसमें हमने बताया कि ये हमारे पास एक मेथड है एवरेज कैलकुलेट करने का, सेंट्रल टेंडेंसी देखने का मीन की तरह, लेकिन इसमें कुछ जो बातें हैं कुछ एडवांटेज है लेकिन डिसएडवांटेज भी है अर्थमेटिक मीन के मुकाबले में। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।